नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या माफिया और मठाधीश को एक तराजू पर तोलने वाले अखिलेश यादव 27 में सत्ताधीश बनने का सपना देख रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या उपचुनाव में जमीन खिसकने के डर से समाजवादी पार्टी के नेता अधिकारियों को खुली धमकी देने पर उतर आए? सवाल यह भी है कि मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बैठक में क्या उपचुनाव जीतने का एजेंडा सेट हो गया? यूपी में उपचुनाव से पहले सियासी पराहाई है। योगी और अखिलेश यादव के बीच सीधी टक्कर है, डायरेक्ट फाइट है। आज समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया। अब सत्ताधीश बनने का सपना हर पार्टी देख सकती है, देखना भी चाहिए। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी शेख चिल्ली की तरह हसीन सपने देख रही। इस बीच शिवपाल यादव तो खुलेआम अधिकारियों को धमकी देते नजर आए। शिवपाल अधिकारियों को लाल कलम से नाम लिखने की बात कर रहे हैं और 27 में सपा सरकार आने पर हिसाब किताब करने की बात कर रहे हैं। उपचुनाव पर सियासी संग्राम के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कल हुई बैठक के कई सियासी मायने निकल रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता हैं, तब हिसाब किताब हो जाएगा। धमकियों से डराने की कोशिश मत करिए। लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता है। लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। 9 की 9 सीट भाजपा जीत रही, डबल इंजन की सरकार जीत रही है, मोदी योगी जीत रहे हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव डायरेक्ट आमने सामने हैं। लेकिन उपचुनाव से पहले एक तरफ योगी के बटोगे तो कटोगे वाले पोस्टर सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ अखिलेश का एक पोस्टर भी सुर्खियां बटोर रहा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश के जन्मदिन के अवसर पर यह पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में अखिलेश को बधाई देते हुए 2027 का सत्ताधीश करार दिया है। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी के संत कबीर नगर के कार्यकर्ता जयराम पांडे ने लगवाए हैं। पोस्टर लगाने के साथ साथ ऐलान भी किया है कि 2027 की लड़ाई की समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव का यह पोस्टर ऐसे वक्त पर लगाया गया जब सामने 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव को 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर बीजेपी ने कड़ा प्रहार किया है। बीजेपी का कहना है समाजवादी पार्टी शेख चिल्ली की तरह हसीन सपने देख रही। उपचुनाव के परिणाम ही समाजवादी पार्टी के सपनों को चकनाचूर कर देंगे। शिवपाल सिंह यादव जिस तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसी तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग मुख्तार अंसारी के पुत्र भी चुनाव से पहले कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ सबने देखा है। ये धमकियों से डराने की कोशिश मत करिए। लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता है। आप जनता के साथ संवेदनाओं से जुड़िए, जनता के बीच में काम करिए, तब जनता आशीर्वाद देती है। समाजवादी पार्टी का यही मूल चरित्र है कि वो पहले धमकी देते हैं, गाली देते हैं, हिंसा की कोशिश करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को जनता नकार चुकी है। समाजवादी पार्टी 27 में सत्ता हासिल करने की बात कर रही है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस यूपी में होने वाली 9 विधानसभा उपचुनाव पर है। सीएम योगी के एक्शन और रणनीति से समाजवादी पार्टी लगता है इतना बौखला गई है कि धमकी देने पर उतर आई। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव तो अधिकारियों को खुली धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं लाल रंग से अधिकारियों का नाम लिखा जाएगा और 27 में सरकार बनने पर हिसाब पूरा किया जाएगा। बिल्कुल लिख लेंगे। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं, तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता हैं, तब हिसाब किताब हो जाएगा। शिवपाल यादव की इस धमकी पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि धमकी देना, गाली देना ही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। शिवपाल सिंह यादव जिस तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसी तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग मुख्तार अंसारी के पुत्र भी चुनाव से पहले कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ सबने देखा है। ये धमकियों से डराने की कोशिश मत करिए। लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता है। आप जनता के साथ संवेदनाओं से जुड़िए, जनता के बीच में काम करिए, तब जनता आशीर्वाद देती है। समाजवादी पार्टी का यही मूल चरित्र है कि वो पहले धमकी देते हैं, गाली देते हैं, हिंसा की कोशिश करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को जनता नकार चुकी है।
उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में बैठक की। भागवत और योगी के बीच यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब राज्य में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। बीजेपी का एक बार फिर से मुकाबला सीधे सीधे अखिलेश की पार्टी से है। इस वजह से इन दोनों की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में उपचुनाव को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की जड़ें मजबूत करने की रणनीति पर बात हुई। हरियाणा की तर्ज पर एक बार फिर से आरएसएस यूपी में भी संगठन को धार देने की तैयारी में है। साफ है बीजेपी ने यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी और संघ मिलकर रणनीति पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए 27 से पहले चुनौती उपचुनाव में लोकसभा चुनाव में मिली जीत के स्ट्राइक रेट को बरकरार रखने की है। तो बीजेपी को उपचुनाव में जीत हासिल कर 27 के लिए खुद को फ्रंट फुट पर रखने का मौका है। सवाल है क्या 27 में अखिलेश का सत्ता पर काबिज होने का सपना पूरा हो पाएगा? सवाल यह भी है क्या धमकी देकर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता। सूर्या मैथिल, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के नेता। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत धर्मेंद्र यादव आपसे करता हूं और पहला सवाल यही है कि भाई अभी तो उपचुनाव है, आप 27 में सत्ताधीश की बात करने लगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या है, स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी है तो कैसी स्ट्रेटजी है? भारतीय जनता पार्टी में 2024 में उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी का नकारापन ऐसा था कि इस देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। अभी हाल में आपने देखा बहराइच में भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र दंगाई और भाजपाई जो पर्यायवाची हैं वो निकल के सामने आ गया और वो भी आपके खुफिया कैमरे के सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 घंटे का वक्त दिया। जिस देश को बनाने में सदियों लग गए, जिस देश के फैब्रिक को जोड़ने में हजारों साल लग गए, उसको तोड़ने की नाकाम कोशिश योगी आदित्यनाथ बहराइच में 2 घंटे में करने का प्रयास करते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेनकाब होती है देश और प्रदेश में। नहीं, कौन से खुफिया कैमरे में क्या दिख गया? आप बहराइच चले गए, मैं बहराइच जाना नहीं चाह रहा था। कौन से खुफिया कैमरे में क्या दिखा है भाई? क्या दिखा है? योगी आदित्यनाथ ने खुली बहराइच उत्तर प्रदेश में ही है। नहीं, मुझे भी पता है उत्तर प्रदेश में ही है। मुझे भी पता है उत्तर प्रदेश में ही है और मुझे यह भी पता है धर्मेंद्र यादव के सामने उपचुनाव है, इसीलिए सर नहीं, बिल्कुल जाइए भाई। पिछले कई दिन से मैं बहराइच पर ही डिबेट कर रहा था। हाँ तो आज अगर बहराइच का नाम लिया, इस देश में दंगा होगा। नहीं, आप लीजिए बहराइच में भाई, आप लीजिए बहराइच का नाम करवाएगी, आप लीजिए बहराइच का नाम। फिर मैं पलटकर ये पूछूंगा कि सरफराज के पक्ष में क्यों खड़े हो जाते हैं, फिर मैं पूछूंगा तालीम के पक्ष में क्यों खड़े हो जाते हैं। तो मैं 2 दिन पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं धर्मेंद्र यादव, प्लीज समझा करिए। मैं 2 दिन पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं। हत्यारी पार्टी से तो नहीं पूछोगे जिसने नहीं, मैं उनसे भी पूछूंगा, घर जलवा दिए, मैं उनसे भी। अरे सुनिए ना, मैं अभी दंगों के इतिहास पर जाऊंगा तो फिर आपके सरकार में कितने दंगे हुए उनका भी चिट्ठा पत्रा खोलना पड़ेगा। आप एनकाउंटर की बात करेंगे, मुलायम सिंह यादव के समय में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। मुझे क्यों नहीं जाते? नहीं, बिल्कुल जाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले अरे धर्मेंद्र यादव, अरे सुनिए सर, आप बिल्कुल जाइए, आपका अधिकार है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ मूल सवाल के इर्द गिर्द रहिए ना, उसके इर्द गिर्द जो आपको उदाहरण बन सके दीजिए। होता है देश से बड़ा सवाल नहीं होता। आप देश की जनता को अगर दंगा में झोंक देंगे आप, अच्छा। इससे बड़ा सवाल क्या है इस देश का, मुझे बताइए। अच्छा। किसी की जान से बड़ा सवाल होता है क्या? अच्छा। किसी की जान से बड़ा डिबेट होता है क्या? अच्छा। आप उसको कैसे छोड़ के भाग सकते हैं, मुझे बताइए। अच्छा। आप इसलिए भाग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा, नगर अध्यक्ष का नाम है। चलिए आप नगर अध्यक्ष, चलिए बहराइच रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ खड़े हैं कि सरफराज तालीम के साथ खड़े हैं? एक लाइन में जवाब दीजिए। तो मैं, आप सुनिए मेरे से एक लाइन में जवाब दीजिए। रामगोपाल मिश्रा की हत्या का षड्यंत्र किसने रचवाया? मैं पूछ रहा हूं, नहीं, पहले षड्यंत्र की बात कर लेंगे। आपने सपा के हेडक्वार्टर से तय नहीं हुआ है, सपा की अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। आप बहराइच पर बात करना चाहते हैं धर्मेंद्र यादव, करिए। आप रामगोपाल मिश्रा के साथ खड़े हैं कि सरफराज, नहीं, आप रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ खड़े हैं कि सरफराज तालीम के साथ खड़े हैं? आप बताइए ना किसके साथ खड़े हैं? बीजेपी ने रामगोपाल। अरे आप किसके साथ खड़े हैं? यहाँ पे खड़े होकर। अरे बीजेपी ने करवाया, आपने बोल दिया, वो जवाब दे लेंगे प्रदीप भंडारी। आप किसके साथ खड़े हैं? सपा किसके साथ खड़ी है? चुनाव आ गया, हत्या करवाना शुरू। अरे सपा किसके साथ खड़ी है? शुरू कर दोगे। धर्मेंद्र यादव, सपा किसके साथ खड़ी है? लूटना शुरू कर दोगे। धर्मेंद्र यादव, सपा किसके साथ खड़ी है? रामगोपाल मिश्रा या सरफराज तालीम? भारतीय जनता पार्टी ने हत्या करवाई। अब जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मैं बहराइच पर आ गया, सब छोड़कर तो उस पर भी आप बात नहीं करेंगे। चलिए प्रदीप भंडारी जी उपचुनाव पर सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैंने कहा चुनाव से पहले 27 की बात करने लगे, 27 का सत्ताधीश तो भ्रम में डाल रहे, क्या कर रहे उस पर जवाब नहीं देंगे। बहराइच पर चले गए, बहराइच पर सवाल पूछा तो उससे भी भागने लगे और कह रहे हैं आप लोगों ने मरवा दिया।
देखिए राकेश जी, जो पार्टी राम गोपाल मिश्रा जी के परिवार से अभी तक नहीं मिली, वो पार्टी क्या बात करेगी बहराइच की। इनका इतिहास तो मुजफ्फरनगर दंगों का इतिहास है, जहां ये 15 दिन से ज्यादातर विक्टिम से तक नहीं मिले थे। सुप्रीम कोर्ट से इनको लताड़ पड़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट में अखिलेश यादव की सरकार मुजफ्फरनगर दंगे में पूरी तरीके से फेक हो गई थी। देखिए अभी चालू हो गए। देखिए राकेश धर्मेंद्र जी, एक मिनट मैं ठीक करता हूं। धर्मेंद्र यादव सुनिए, धर्मेंद्र यादव सुनिए, पहले सवाल के जवाब में टीका टिप्पणी बहुत नहीं करते हैं सर। मैं सवाल पूछूं वो एक अलग बात है। रुक जाइए, पहले प्रदीप भंडारी आपको सुन रहे थे ना, प्रदीप भंडारी आपको सुन रहे थे, आप सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा, पॉइंट नोट करके रखिए, आप काउंटर कर लीजिएगा, लेकिन पहले सुनिए उनको। बोलिए प्रदीप। देखिए धर्मेंद्र जी, सुन लीजिए, तथ्य सुन लीजिए। ये देश अच्छी तरीके से जानता है कैसी मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर आप 15 दिन से ज्यादा तक किसी भी विक्टिम से नहीं मिले थे। सुप्रीम कोर्ट से आपको लताड़ पड़ी थी। आप एक सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट बता दीजिए जिसमें वो कह रहा है कि बहराइच के अंदर हमारी पुलिस ने लापरवाही करी, तो मैं मान जाऊंगा। नहीं, हमने 24 घंटे के अंदर नेपाल बॉर्डर से जाके जो भाग रहे थे उनको पकड़ा। हमने एफआईआर 10 से ज्यादा एफआईआर करी। हमने दंगे को आगे होने से रोका। आपके जैसे नहीं दंगे होने देते रहते, हिंदू मुसलमान करते रहते थे, बोलिए मत। और आपकी सरकार वही है जो अयोध्या और बनारस के अंदर जो टेररिस्ट है उनके केसेस वापस लेती है। ये आपकी सच्चाई। उत्तर प्रदेश के डीजीपी और आईजी जो है आपके पैरों में पड़ा करते थे, ऐसी पुलिस आप चाहते हैं। आप क्या बात करेंगे? आप अभी से पुलिस वालों को धमकाना शुरू कर चुके हैं। और आप क्या बात करेंगे कानून व्यवस्था पर? 45 दिन के अंदर 699 मर्डर हुए थे अखिलेश यादव के अंदर। चेक कर लीजिए एनसीआरबी का डेटा और कोई भी डेटा उठा के। तो आप चाह रहे उत्तर प्रदेश वापस से जले, हम जलने नहीं देंगे। आप चाह रहे हिंदू मुसलमान हो, हम होने नहीं देंगे। और आप चाह रहे कि सरकारी अधिकारी जो है आपके कदमों में चले, हम होने नहीं देंगे। वो कानून का पालन करेंगे, समझे आप? और अभी तक मोहित खान को अपनी पार्टी से आपने हटाया नहीं है। एक दंगाई को आप हटाते नहीं है। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने कौन, आपको पता है ये पोस्टर किसने लगाया? राकेश जी, ये पोस्टर किसने लगाया? एक ऐसे व्यक्ति ने पोस्टर लगाया है जो 2017 में चुनाव हारा था समाजवादी पार्टी से। 2022 चुनाव नहीं लड़ पाया था समाजवादी पार्टी से। 2022 के अंदर 5000 वोट से हारा था। तो ये अखिलेश यादव को खुश करने के लिए पोस्टर लगाइए। पर मैं वार्न करना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टियों को, अपनी गुंडे वाली हरकत को अपने जेब में रखिए। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है और उत्तर प्रदेश है। अगर कानून अपने हाथ में लेंगे तो कानून के हिसाब से आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है प्रदीप जी, आता हूं। आप धर्मेंद्र यादव जो आप कहना चाहते हैं, मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं। उस सवाल का भी उम्मीद करता हूं जवाब दे देंगे आप, और बहुत पिन पॉइंटेड जवाब दे देंगे। पहले जवाब दे देंगे तो और बेहतर है, मैं उसके बाद बीच में टोकूंगा नहीं आपको। सवाल यह है कि भाई सत्ताधीश बनने का सपना हर पार्टी देखती है, आप भी देखिए, बुराई नहीं है और देखना भी चाहिए। और ये पोस्टर भी ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उपचुनाव की बात आप नहीं कर रहे हैं। उपचुनाव से पहले 27 की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद शिवपाल यादव जो सीएम के लेवल के माने जाते रहे जब आप लोगों की सरकार रही है, वो अधिकारियों को धमका रहे कि लाल कलम से नाम लिख रहे हैं, डर जाओ। इधर देखना नहीं सपा के कार्यकर्ताओं की ओर आंख उठाकर कुछ गलत भी करे तो क्या उसका मतलब ये निकाल लें? इस धमकी का मतलब धमकी से जीतेंगे क्या? राकेश जी, आपने एक सवाल पूछा था और उसमें 4 सवाल आपने जोड़ दिया, तो मुझे थोड़ा समय ठीक है सर, 4 सवाल मैं पूछ सकता हूं क्या? बिल्कुल पूछ सकते हैं, पर बीच में बोलिएगा नहीं जब जवाब दे रहा हूं। हाँ, पहले आप जवाब दे लीजिए, फिर आपको जो मना है बोलिएगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। नहीं, जवाब दे रहा हूं, आप मत बोलिएगा, आपसे निवेदन है मेरा। मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित दंगा था, जिसमें विक्रम सैनी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और उसकी सदस्यता जा चुकी है, कोर्ट से फैसला आ चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, अब सुन लीजिए, अब फिर झूठ बीच में बोलना शुरू कर दिया। अब बीच में सुन, बीच में क्यों, अरे बीच में क्यों बोलने लगे भाई? अरे भंडारी साहब क्यों बोलने लगे? अरे अपने चरित्र को सुनिए, ऐसा चरित्र बनाइए जो सुनने में अच्छा लगे, ऐसा चरित्र बनाइए जो सुनने में अच्छा लगे, जिसको आप सुन सके। आप ऐसे चरित्र में जीते हैं जिसको आप सुन भी नहीं सकते, जिसको आप झेल भी नहीं सकते, जिसको आप जी भी नहीं सकते। ये तो चरित्र है आपका। अगर दंगाई नहीं होते तो आप सुनते, आप दंगाई नहीं होते तो आप सुनते, आप सुनने का माता रखते। इसलिए मैं कहता हूँ व्यक्ति निर्माण ऐसा करिए, चरित्र ऐसा बनाइए, किसान लोगों के बीच में खड़े हो जाइए और आप छाती ठोक के बोल सके। मोहित खान की पार्टी हमें ना बताए, मोहित खान की पार्टी हमें ना बताए धर्मेंद्र जी। अब सुन लीजिए, वही मोहित खान की पार्टी हमें ना बताए, सुन लीजिए। अरे अब सुन तो लीजिए भाई, मोहित खान की पार्टी मुजफ्फरनगर का दंगा। दूसरी बात, बहराइच में आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एफआईआर करवाई है कि हमारी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने ये दंगा प्रायोजित तरीके से करवाया। चाहते तो दंगा रोक सकते थे, लेकिन इसमें हमारे बेटे की जान भी जा सकती थी। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता की इतनी लालाई थे, इतनी लालच आ गई सत्ता की कि अपने पार्टी के विधायक के बेटे की भी हत्या करवा सकती है सत्ता में आने के लिए, वो भी उपचुनाव में 1 सीट जीतने के लिए। क्योंकि 4 सीटें संजय निषाद को दे रहे हैं, 4 सीट ओम प्रकाश राजभर को दे रहे हैं और 1 सीट 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो मिल्कीपुर लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को।
एक सीट जीतने के लिए बहराइच अरे धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी सुनिए, आप लोग बीच में आपस में ही फैसला कर रहे थे, मैं नहीं बीच में आ रहा था। एक डेढ़ से 2 मिनट बीत गया। धर्मेंद्र यादव जी सुनिए ना सर, आप मेरे मूल सवाल पर आए नहीं। मैंने पहले ही कहा कि मेरे सवाल पर रहेंगे तो मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, और मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद आप लोग आपस की लड़ाई के बाद अब मेरे सवाल का जवाब आ जाए। अब आप तय मत करिए ना कि सर कितनी 5 सीटें उनको संजय निषाद को देनी है, कितनी सीटें किसको देनी है, वो देख लेंगे। जैसे आप कांग्रेस को कितनी देनी है, कितनी नाक रगड़वानी है, आप लोग देख रहे हैं, वैसे उनका मसला है, देख लेने दीजिए सर। आप लोग आपस अपना अपना गठबंधन देखिए। मेरे सवाल पर आइए, शिवपाल यादव पर आइए, धमकी देकर जीतेंगे क्या? माननीय शिवपाल जी ने कहा अगर कोई अधिकारी गलत करता है उसका नाम नोट कर लीजिए। आप मुझे बता दीजिए, आप किसी अधिकारी को गलत करने की इजाजत देते हैं? बहराइच में जो दंगा हुआ, किसी अधिकारी की जवाबदेही नहीं तो कहां अधिकारी गलत कर रहा है? ये सपा का कार्यकर्ता तय करेगा। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं? या सपा के लोग तय करेंगे कोई अधिकारी? नहीं तो आप चुनाव आयोग में जाइए ना सर, चुनाव आयोग तय करेंगे ना कि चुनाव में किसी अधिकारी ने सही किया या गलत किया। अरे भाई आप लोगों के हिसाब से नहीं तय किया, उसका नाम ले लिए। अरे सुनिए, नहीं तो ये डराने वाली बात हुई कि सपा के कार्यकर्ताओं की ओर मत देखना अधिकारी, वरना हम सत्ता में आ गए तो छोड़ेंगे नहीं। अरे पांडे जी सुनिए, तो अपनी पीड़ा कोई पीड़ित तो बताएगा आपको। कोई मान लीजिए किसी ने तो पीड़ित फैसला नहीं करता है, बीजेपी पीड़ित फैसला नहीं करता है, कहीं भी पीड़ित फैसला नहीं करता है धर्मेंद्र यादव। अब सुनिए, तो अब जाएगा तो नहीं जाएगा तो है, नाम तो नोट करेगा ना। बीजेपी विधायक ने नाम नोट किया ना कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने ये दंगा करवाया। तो आप कहिए कि भाई उनका अधिकारी नहीं है। अरे तो भाई अधिकारी तय करेंगे ना दंगा किसने करवाया, अदालत तय करेगी दंगे का दोषी कौन है। ये बीजेपी या सपा के लोग थोड़े नहीं तय करेंगे कि दंगा किसने कराया। देश के लोग तय करेंगे, हम भी तय करेंगे। नहीं, अदालतें तय करती है। नहीं धर्मेंद्र यादव, अदालतें तय करती है कि दोषी कौन है। या आप मैं किसी पार्टी से तय नहीं होता है। कौन करता है? शिकायत अदालत करती है। तो शिकायत, हाँ तो ये कहिए कि शिकायत करेंगे। आप कह रहे हैं तय करेंगे, आप कह रहे हैं तय करेंगे धर्मेंद्र यादव, ये कहिए शिकायत करेंगे। बात समझ में आती है, मैं कुछ नहीं कहता भाई। आप कह रहे हैं हिसाब किताब करेंगे। बिल्कुल करेंगे, हम न्यायालय से हिसाब किताब करेंगे, न्यायालय प्रशासन से हिसाब किताब। अरे तो आपने सुना नहीं शिवपाल यादव ने क्या कहा? शिवपाल यादव ने दो कहा 27 में सरकार आएगी तो देख लेंगे, हिसाब किताब कर देंगे 27 में। हिसाब किताब का मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या आप मेरे साथ अन्याय करेंगे तो मैं उसकी आवाज नहीं उठाऊंगा, किसी से जाके शिकायत नहीं करूंगा, न्यायालय में नहीं जाऊंगा। अभी प्रदीप भंडारी, सरकार आपकी अब रुकिए धर्मेंद्र यादव, आप हिसाब किताब का कोई और डेफिनेशन लेकर आ जाएंगे तो सर उससे नहीं चलेगा। इतना मासूम यहां पर कोई नहीं है कि हिसाब किताब का मतलब वो भी सरकार आ जाए तो क्या होता है कोई ना समझे। आप प्रदीप भंडारी, सरकार आपकी केंद्र में भी, यहां भी डबल इंजन की सरकार है, धमकी ये दे रहे हैं कि अगर सरकार बदली तो बताएंगे भाई, अधिकारी देख लेना। राकेश जी, मैं इनका इतिहास बताना चाहता हूं। ये 11 जनवरी 2014 में किस तरीके से जागरण ने रिपोर्ट किया था, जब इनकी सरकार थी तो सफाई के अंदर पुलिस वाले पिटते रहे थे। अब अगर इनका स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है राकेश जी, हिसाब लिया जाएगा। हिसाब लिया जाएगा मतलब इस देश के 100 करोड़ लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पुलिस वालों को धमकी है। और अब सुनिए पास में क्या कहा था 6 मई 2024 को शिवपाल यादव कहते हैं कि किसी को भी छुआ तो पूरब से पश्चिम तक थानों के बाहर बैठा जाएगा। फिर 10 अक्टूबर को अखिलेश यादव कहते हैं देखते हैं कब तक खड़े रहोगे आप, 6 महीने या 1 साल देखते हैं। एक और धमकी 2019 के अंदर अखिलेश यादव अधिकारियों को धमकी देते हैं, जिन अधिकारियों ने मेरे घर में टोटी निकलवाई उन्हीं अधिकारियों से चिल्लम निकलवाऊंगा। अरे तो आपकी धमकी का इतिहास बता रहे हैं, इसमें मैं क्या टोकूं भाई? धमकी पर ही सवाल था, फिर आ जाऊंगा आपके पास, बोल लीजिएगा। मुख्तार के बेटे ने कहा था आने दो सफाइयों का शासन, बुलडोजर चला देंगे। आपकी पार्टी के 2 प्रवक्ता बोल चुके हैं कि मठ पर बुलडोजर चला देंगे। तो सर धमकी वाली बात तो हो रही है। हाँ ठीक है, रुक जाइए 30 सेकंड। अच्छा बोलिए 10 सेकंड, फिर प्रदीप भंडारी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने थप्पड़ मार दिया, ये कानून व्यवस्था है क्या? अगर किसी थाने में कोई पुलिस वाला किसी सपा के कार्यकर्ता के साथ जाति कर रहा है तो हम जाकर बैठेंगे, क्योंकि हम लोग पे विश्वास रखते हैं। हम जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। 10 सेकंड हो गया आपका। प्रदीप भंडारी बोलिए, फिर वरुण जी आपके पास आ रहा हूं, रुक जाइए। फिर उसके बाद वरुण पुरोहित और सूर्या मिथिल आपके पास। प्रदीप अधिकारियों, मैं कह रहा हूं सीधी बात है, ये बात लॉ एंड ऑर्डर की है। इनके समय में 40 दिन में 699 मर्डर थे, इनके समय में सफाई में पुलिस वालों को पिटवाते थे, इनके समय में अखिलेश यादव अपने जूते पे आईजी को बैठाया करते थे। ये इनकी पुलिस के प्रति सच्चाई। मुझे बताइए राकेश जी मुझे बताइए,
क्या अधिकारियों का हिसाब किताब करने की बात करना सही है? क्या अधिकारियों को यह कहना कि उनकी सरकार आएगी तो हर अधिकारी के हिसाब क्या सही है? ये गुंडों की पार्टी है। नवाब सिंह यादव से लेके अखिलेश यादव से लेके मोहित खान, ये सिर्फ गुंडाइयों को प्रोटेक्ट करते हैं, गुंडों को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब वरुण पुरोहित जी, एक तो ये धमकी वाली भाषा क्या ठीक लगती है, और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? मैं सवाल पूछते हुए ये भी सोच रहा हूं कांग्रेस पार्टी कहेगी भी क्या? यहां तो सीट के लिए नाक रगड़ना पड़ रहा है समाजवादी पार्टी के सामने। नहीं राकेश जी, ना तो नाक रगड़ना पड़ रहा है, ना कोई कान पकड़ना पड़ रहा है, ना किसी को बटेंगे कटेंगे काटना पड़ रहा है। देखिए, भाषाई आचरण जो है बहुत आवश्यक होता है सब आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में। ना तो मुख्यमंत्री को बटेंगे कटेंगे कहना चाहिए, ना किसी विपक्ष के नेता को। अगर आप धमकाने के प्रयोग करोगे तो गलत है। लोकतंत्र में ऐसा आचरण नहीं माना जा सकता। अगर आपको अधिकारियों को कहना है तो स्मरण करा सकते हो, आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो सबको, सब कर। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा आपने शुरू में कहा कि फिर से जड़ें की, आपने जो शब्दों का उपयोग किया था, फिर से जड़ें जमाने का प्रयास है। एक आपने कहा मासूम नहीं है, आपने ये शब्द का प्रयोग किया तो बिल्कुल सही बात है। अभी बटेंगे कटेंगे जो एक्सप्लेनेशन बार बार देते, जनता उसको भी समझती है, सबके शब्दों को समझ रही है। विपक्ष को जो ये 4 जून के बाद एक प्लानिंग की गई है भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुवांशिक संगठनों के द्वारा, जिस प्रकार से इनको सेटबैक लगा, पहले तो संघ की जरूरत नहीं थी, अब संघ के कदमों में नाक तो ये रगड़ रहे हैं। दूसरा जो है, एक प्लानिंग की गई इनके सारे संगठनों से मिलकर के कि पूरे देश के अंदर अगर अब अस्तित्व में रहना है तो हमको हिंदुत्व या हिंदू मुस्लिम या नहीं, ये अस्तित्व वाली बात वरुण पुरोहित जी अगर धर्मेंद्र यादव कहते तो मुझे फिर भी समझ में आ जाता, यूपी में स्ट्रांग है। सर, यूपी में कौन से अस्तित्व की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो खुद जिसका खुद अस्तित्व का पुनर्जन्म हुआ है सपा के दम पर? आप बोलने नहीं दोगे मेरे को? कांग्रेस का तो पुनर्जन्म। सर मेरी बात तो सुनो, आपने कहा ना पुनर्जन्म हुआ है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। 23 नवंबर को जो परिणाम आएंगे वो आगे की दशा दिशा राजनीति तय करेंगे। बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती बनने के लिए 23 तारीख को प्रियंका गांधी जब रिजल्ट आएगा विजयी होंगी। 24 तारीख से भारतीय जनता पार्टी दिन भर कोई ना कोई पानी पिएगी। प्रियंका गांधी वायनाड में है भाई, वायनाड यूपी में नहीं है। गजब की बात है। इंदिरा गांधी का अक्स है, भारतीय जनता पार्टी उसी से घबराएगी। तो 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे। दीजिए सूर्या मैथिल वायनाड ठहरा यूपी से बाहर, ये कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी क्या कहेगी, ये कहेगी वो कहेगी। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। पहले हम वायनाड ही चल लेते हैं। अभी वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि जलजला आ जाएगा, देखिए भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी जैसे ही प्रियंका गांधी जी जीतेंगी। अरे वरुण पुरोहित जी, यदि ऐसा ही भूकंप सुनामी और जलजला लाना था तो रायबरेली से लड़वा देते ना भैया, या अमेठी से लड़वा देते। कहा वायनाड चले गए? दूसरी चीज अभी अरे भाई आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा शालीनता का जरा ज्ञान दीजिए। आप दूसरों को टीचिंग देते हैं, इस प्रकार से बौखलाइए मत। अभी बौखलाइए मत, अभी तो दर्द होना बाकी है। ये उसी प्रकार से होगा ना जैसे हरियाणा के अंदर हुआ था। जलेबी की फैक्ट्री से जलेबियां बनी थी और वो डब्बे जो है कांग्रेसियों के घर में पहुंच गए थे। उसके बाद कांग्रेसियों को ना खाते बन रहे थे ना उगलते बन रहे थे। वही जलेबियों वाला अभी भूकंप आने वाला है ना, समझ रहा हूं, कोई बात नहीं, शांत रहिए। और दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ा उछल रहे थे, मैं 2 शब्दों में इनको जरा एक ज्ञान देना चाहता हूं। देखिए, प्रदीप भंडारी जी ने बहुत सारा इतिहास समाजवादी पार्टी का रख दिया। मुझे वो 1 साल याद आ रहा है समाजवादी पार्टी के सरकार का, 2012 से 2013 के बीच में 38 से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। हर महीने कोई ना कोई हिस्सा उत्तर प्रदेश का सुलग रहा था। दूसरी चीज, अरे कब्बाल के अंदर सचिन और गौरव की लाशों के ऊपर जो हत्यारे नंगा नाच कर रहे थे, उन हत्यारों को जब तत्कालीन डीएम और एसपी ने अरेस्ट करके थाने में बैठाया तो किसका फोन आया था उसे छोड़ने के लिए, जरा बताओ। और उसके बाद जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो उनका तत्काल ट्रांसफर कर दिया। ये इतिहास है समाजवादी पार्टी का। ठीक है, ये लोग केवल गुंडा राज चलाते हैं। ठीक है। अब प्रदीप भंडारी बोलिए जो आप बोल रहे थे। अपनी चोरी आ रहा हूं, इसके बाद धर्मेंद्र यादव बोलिए। राकेश जी, राकेश जी, पहले तो दिल्ली में इतना प्रदूषण है
कि आप देख सकते हैं कि मैं आपके शो के बीच में हंस रहा हूं, यही अरविंद केजरीवाल का मॉडल है और ऐसे ही अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का झूठ है। मैं वरुण पुरोहित जी की सवाल का जवाब देना चाहता हूं। राकेश जी, याद करिए, आप बहुत गंभीरता से राजनीति को फॉलो करते हैं। प्रियंका वाड्रा को लॉन्च करा था कांग्रेस पार्टी ने 2022 में, जब उन्होंने एक स्लोगन दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं उत्तर प्रदेश से। वहां पे क्या स्थिति हुई? 90% सीटों पे कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई और सिर्फ 2 सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई। उसके बाद प्रियंका वाड्रा को कहीं कैंपेन में ही रखा गया और 2 साल उत्तर प्रदेश से वो भाग के आ गए। अब वायनाड के अंदर ये इसीलिए चुनाव लड़ रही है क्योंकि यहाँ पे 40% मुसलमान वोट आता है, जो इनका वोट बैंक है, जहां ये कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। और आज वरुण पुरोहित जी ने बता दिया कि वो राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते, प्रियंका वाड्रा को नेता मानते हैं। तभी वो बोल रहे हैं कि भाई 23 तारीख को प्रियंका वाड्रा आएगी। मतलब साफ है, आपस में कांग्रेस में कितनी लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी में आपस में इतनी लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी के आपस में इतनी लड़ाई है, सामने देख सकते हैं। मैं जवाब देता हूं, फर्क है वरुण जी, फर्क है वरुण जी, फर्क है। अच्छा सुनिए, मैं जवाब देता हूं, सुनिए, बताता हूं, सुनिए। अरे वरुण जी सुनिए, वरुण जी, आपके राहुल गांधी को आपने 50 बार रीलॉन्च करने का प्रयास किया और 51वीं बार भी फ्लॉप हो चुके हैं वो, आप समझिए। अब आप प्रियंका वाड्रा को 3 बार रीलॉन्च कर चुके हैं, 4थी बार रीलॉन्च कर दीजिए, 40वां रीलॉन्च कर दीजिए। देश परिवारवाद वाली राजनीति को रिजेक्ट कर चुका है, तो आप वापस से आ रहे हैं, आपको ट्राई करना है 2040। नहीं ठीक है, वो टिकट आप लोग देते रहिए सर, जिसको मन हो। मैं परिवारवाद पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं परिवारवाद पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा था वरुण पुरोहित जी कि अगर जलजला लाना था तो यूपी से चुनाव लड़वा देते और वहां से जीत जाती प्रियंका गांधी तो शायद बड़ा जलजला आ जाता और वाकई इसकी बात होती। मैं आ रहा हूं, सूर्या मैथिलपीत। हाँ बोलिए वरुण जी, बोलिए। क्योंकि आप पत्रकार हो, स्वतंत्र पत्रकार हो, आपकी बात को नोट करना चाहिए राजनेताओं को, लेकिन आपने ऐसे लॉन्च क्यों नहीं किया, ऐसे क्या किया? वो तो पार्टी डिसाइड करती है। हाँ, वो पार्टी डिसाइड करती है, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने एक सिर्फ सवाल पूछा कि आप जो जलजला की बात कर रहे थे तो सूर्या मैथिल की ये बात ठीक है कि यूपी से चुनाव लड़वाते और वहां से जीतती तो वाकई बड़ी चर्चा होती, लेकिन वायनाड जहां से तय है कि वो संभावनाएं इस तरीके से, रुझान इस तरीके से, लोग कह रहे हैं कि जीत जाएंगी, सेफ सीट है इसलिए दे दिया, तो कैसा जलजला? फिर यूपी में कैसा जलजला? चलिए धर्मेंद्र यादव कुछ कह रहे थे, धर्मेंद्र यादव बोलिए। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए इस कदर प्यासी है कि उत्तर प्रदेश की जनता का खून पीने को भी तैयार है। आप नहीं प्यासे, ये नहीं जानते, ये नहीं, हम नहीं, आप 27 में सत्ताधीश का सपना कह दीजिए कि प्यासी है भारतीय जनता पार्टी। जनता की सेवा करके, जन भावनाओं से जुड़ के, लोगों को मुद्दों को उठा करके, किसानों के मुद्दों को उठा करके, आंगनबाड़ी का मुद्दा उठा करके, धमकी देने से जन भावना जागृत होती है, उठा करके, धमकी देने से कौन सी जन भावना जागृत होती है? सरफराज तालीम के साथ खड़ा होकर कौन सी जन भावना जागृत होती है? जो मारा गया उसके परिवार के साथ आप लोग खड़े नहीं होते हैं, जो पीड़ित है उसके साथ जाकर आप खड़े नहीं होते हैं, और आप कह रहे हैं जन भावनाओं के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी खून पी कर आना चाहती है, इनके नेता ने बता दिया, इनके विधायक ने बता दिया, आपके कैमरे ने बता प्रदीप भंडारी लास्ट रिप्लाई इनका। कैसी बातें कर रही है प्रदीप भंडारी, लास्ट रिप्लाई 20 सेकंड मैक्सिमम। भारतीय जनता पार्टी को मैं कह रहा हूँ जन विश्वास जो खो दिया है। ठीक है सर, राकेश जी, जब से अखिलेश यादव जी सत्ता में आए हैं, समाजवादी पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीत पाई है, और कारण यही है कि ये गुंडों को बैक करते हैं और अधिकारियों और लॉ एंड ऑर्डर को जूते की नोक पे रखते हैं। 2027 में वापस से बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि इनके जैसे गुंडों को। ठीक है, 27 में सत्ताधीश कौन बनता है ये यूपी की जनता तय करेगी। इससे पहले भी यूपी की जनता ने तय किया और जनता ही जनार्दन होती है, तो देख लेंगे। लेकिन सिर्फ इतना था कि भाई अभी तो 24 के उपचुनाव की बात है, पहले इसकी बात कर लेते, और ये धमकी वाली भाषा कहां तक ठीक है। खैर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।